Hey guys, this is Umesh Natwal back with another video. I welcome you all in our YouTube channel Study Search Point. I hope you all are well and enjoying our videos. If you are enjoying our videos, then please like it, comment it, share it with your friends. And अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हमारी सीरीज चल रही है जिसमें एनिमल टिश्यू का पार्ट नंबर 2 यहाँ पर हम लेके आए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एक शॉर्ट में डिस्कस हो सकता था बट उसको मैंने कुछ अलग वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि जहाँ पर जो चीज़ आई है उसकी मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपको बता दिए जाएं जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में भी काम है, और उसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ साइंस का पोर्शन आता है वहाँ पर ये आपके काम आएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें मैं आज पॉइंट लेकर के आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक का पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ कनेक्टिव का मतलब संयोजी हिंदी में है और इंग्लिश में कनेक्टिव का मतलब ये समझ रहे हो जो दो पार्ट को जोड़ता है। दो पार्ट का मतलब जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी के जो भाग हैं, शरीर के भाग, उनको विभिन्न ऊतकों से जो जोड़ता है उसको हम बोलते हैं, या विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर हो गया? जैसे बॉडी का एक ऑर्गन है, मान लो एक ऑर्गन बोन है, एक ऑर्गन आपका मसल्स है, पेशियाँ और आपका हड्डियाँ, इनको जोड़ता है, वो भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को, उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आप देखो दो बॉडी ऑर्गन को जोड़ेगा तो उसके बीच में गैप होना ज़रूरी है। जब गैप होगा तभी दो बॉडी ऑर्गन्स आपस में एडजस्ट हो पाएंगे। तो इसीलिए ये वाइडली स्पेस्ड होते हैं, मतलब दूर दूर होते हैं, और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इनमें रहता है। ठीक है, इंटरसेलुलर मतलब बीच में गैप जो होता है, अंतरकोशिकीय अवकाश इनमें रहेगा। इनका काम होता है जो भी बॉडी के पार्ट है उनको सपोर्ट देना, सहारा देना, स्ट्रेंथ को बढ़ाना, शक्ति को बढ़ाना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आगे आएंगे, अभी बोन्स और मसल्स में बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये बोन है, ये आपका मसल पार्ट है। अगर बोन और जो आपका मसल है इनको जोड़ने वाला जो टिश्यू होगा उसके बीच में गैप नहीं होगा तो ये दोनों एक दूसरे में फिट नहीं आ पाएंगे ना, क्योंकि पार्टिकल्स अंदर की तरफ डिस्प्लेस नहीं होंगे। तो बेसिकली आपको इतना समझना बस इसमें हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई इतना नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ लेकर के आया हूँ, मैक्सिमम पॉइंट आपके सामने। स्टार्ट करते हैं। ब्लड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और लगभग मैंने इसमें सारे वो पॉइंट्स लिखे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ रह गए तो उसको हम बाद में कवर कर सकते हैं। ब्लड, सबसे पहले ब्लड होता क्या है, यही क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ। ब्लड को बोलते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी आप कह सकते हैं। ठीक है, फ्लूइड भी लिखा जा सकता है यहाँ पर। तरल संयोजी ऊतक हिंदी में कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो सबसे पहले तो ये आपका संयोजी ऊतक का पार्ट है, यानी कि जो आपका कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, और दूसरा ब्लड का मैक्सिमम पार्ट फ्लूइड की फॉर्म में होता है, यानी कि फ्लूइड मतलब जो बह सकता है, तरल की फॉर्म में होता है, तो इसलिए इसको तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। समझ में आ गया? अभी हम आगे पढ़ेंगे ब्लड का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है। ब्लड का मैक्सिमम पार्ट लिक्विड फॉर्म में होता है, ब्लड जो बहता हुआ जाता है वो लिक्विड फॉर्म का होता है। ठीक है, ब्लड का काम इससे पहले भी डिस्कस किया, ब्लड का काम ट्रांसपोर्टेशन का होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन का काम। अब ब्लड यहाँ पर क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? हर एक चीज़, जो भी चीज़ हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक कोई भी चीज़ जो ट्रांसफ़र हो रही है वो ब्लड के थ्रू होगी। भले ही वो मिनरल हो, भले ही वो वाटर हो, ऑक्सीजन हो, CO2 हो, वेस्ट मटेरियल हो, कुछ भी चीज़ जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रही है, परिवहन हो रही है, वो काम होता है ब्लड यानी रक्त का। क्लियर हो गया? अब देखो ब्लड, ब्लड के बारे में यहीं पर आपने बस यही चीज़ देखनी, ब्लड है क्या। थोड़ा सा उसको छोटा करते हैं। ठीक, ब्लड यानी कि रक्त के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को आप बोलते हो प्लाज्मा और दूसरे को बोलते हो कॉर्पस्कुलस, यानी कि आपका कणिकाएं, रक्त कणिकाएं जिनको आप कहते हैं। ठीक है, ये ब्लड प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा हो गया। जो ब्लड प्लाज्मा होता है ये लिक्विड पार्ट होता है, और जो कॉर्पस्कुलस यानी कि जो आपका कणिकाएं होता है वो सॉलिड यानी कि ठोस पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट का कितना परसेंटेज होता है? 55%, मतलब पूरे ब्लड का 55% पार्ट लिक्विड होता है जो बहता है, और मात्र 45% कॉर्पस्कुलस यानी कि जो कणिकाएं ठोस रूप में होती है वो होता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया ना कि ब्लड को लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, कि मैक्सिमम पार्ट इसका जो है तरल के रूप में है।
अब बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा कौन सा भाग है, तो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा भाग वाटर रहता है, जो लगभग 90% या 91 भी लिखा है, बट आप 90% भी एक रफली मान सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा का जो कॉम्पोजिशन है वो कभी सेम नहीं होता है कि आपका मैं बोलूँगा 90% ही वाटर है तो आप कहोगे जितने प्लाज्मा का सैंपल लोगे सब में 90% ब्लड वो रहेगा वाटर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 90 to 91 एक रेशियो फिक्स करा के, कहीं पर 91 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, बीच की कोई रेंज भी हो सकती है। उसके अलावा जितना बचा है, उसके अलावा कितना बचा है, उसके अलावा आपका 10% बचा है, क्योंकि 90 to 91 ये हो गया, 9% बचा हुआ है। 9% में आपका प्रोटीन भी होगा और बहुत सारे मिनरल्स होंगे, बहुत सारे सॉल्ट होंगे, इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो सारे आपके 10% के अंदर आते हैं। ये ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन दूसरे पार्ट में प्रोटीन आता है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ब्लड में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, तो ब्लड में ठीक एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन और ग्लोबुलिन। ब्लड में 3 तरह के प्रोटीन उपस्थित रहते हैं, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन और ग्लोबुलिन। बट आपको ये 2 जरूर याद रखने हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ये अक्सर पूछा जाता है, फाइब्रिनोजेन भी आपने माइंड पे रखना है। क्लियर हो गया। बाकी जो बचा हुआ उसमें ठीक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, O2 यानी कि ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कोई आपका कार्बोनेट भी उपस्थित रहेंगे, सल्फेट भी उपस्थित रहेंगे। ये सारे मतलब मिला जुला के 9 to जो है 10% ब्लड में प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। एंटीबॉडी जो है वो आपका प्लाज्मा में पाया जाता है, तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी कि एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। और जो एंटीजन होता है वो कॉर्पोस्कुलस में पाया जाता है। अगर मैं लिखना भूल गया हूँ तो यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। एंटीजन यहाँ पाया जाएगा, कॉर्पोस्कुलस यानी कि जो आपका कणिकाएं होती हैं। अब एंटीबॉडी इसमें पाया जाता है। आजकल आप सुन रहे होंगे कोविड-19 का केस जो आपका चल रहा है, इस समय पर महामारी चल रही है, उसमें जो इसकी थेरेपी आई थी कि इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए, तो एक आपका प्लाज्मा थेरेपी आई थी। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम जरूर एक्स्ट्रा लेने की कोशिश करेंगे, बट हल्का सा इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं। एक प्लाज्मा थेरेपी आई थी, ठीक है। तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या कहा गया था कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोविड-19 हुआ हो और वो रिकवर कर चुका हो, तो उसके ब्लड में से प्लाज्मा को निकाल करके किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति जिसको आपका कोरोना वायरस हो रखा है, उसके ब्लड में इसको इन्फ्यूज़ कर दिया जाएगा, जिससे उसके ब्लड में भी सेम इम्यून पावर जनरेट हो जाएगी और वो कोविड-19 उस बीमारी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो सही हो जाएगा। इस तरह से एक ट्रीटमेंट की थेरेपी आई थी, प्लाज्मा थेरेपी। तो उसमें क्या जनरेट होता है, एंटीबॉडी। बेसिकली जो आपका कोविड-19 इस पे चल रहा है, नोवल कोरोना वायरस, उसका ट्रीटमेंट यही है कि उसके लिए या तो वैक्सीन बने या बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाएं। बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट कैसे होंगी, या तो आपको एक बार कोरोना वायरस हो जाए तो आपके बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली कोरोना वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाएंगी, या फिर आपको बाहर से एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कराई जाएं वैक्सीन के थ्रू। क्लियर हो गया। तो ये यहाँ पर मैंने बता दिया प्लाज्मा थेरेपी इसमें पर चल रही थी। उसमें होता क्या है कि एंटीबॉडीज़ क्रिएट की जाती हैं, या प्रोड्यूस करते हैं या इन्फ्यूज़ करते हैं, ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, अलग अलग वर्ड का यूज़ करा जाता है ब्लड के अंदर। क्लियर हो गया। अब यहाँ कॉर्पोस्कुलस जो पार्ट है, कॉर्पोस्कुलस यानी कि जो रक्त कणिकाएँ होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। अभी हम ज़्यादातर इसी के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, और रक्त कणिकाएँ कौन कौन सी हैं ये यहाँ पर बात कर लेते हैं। रेड ब्लड सेल जो है, रक्त कणिकाएँ, सबसे पहले तो पहला पार्ट है रेड ब्लड सेल, जिनको आरबीसी कहते हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका, और इसका साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट। ये बहुत याद रखना है, ये बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी रेड ब्लड सेल का साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट। इसकी रेंज कितनी होती है, मतलब एक नॉर्मल आदमी की ब्लड में कितनी इसकी रेंज होती है, मतलब कितना आरबीसी पाया जाता है, तो नॉर्मल आदमी के ब्लड में 4.5 से 6 मिलियन पर mm³। 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड अगर मैं लूँगा तो उसमें 4.5 से 6 होता है। रेंज आप वेरी कर सकते हैं, कहीं पर 4 to 5 भी दिया होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसी रेंज में रहता है। 4 to 6 आप समझ सकते हैं मिलियन पर mm³। इसका जीवन का लाइफ स्पैन कितना होता है कि रेड ब्लड सेल कितने समय तक जिंदा रहेगी, 120 दिन। सबसे ज़्यादा यही रहती है, 120 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्लियर हो गया। कहाँ पर डिस्ट्रॉय होती है, ये क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पूछा गया है कि रेड ब्लड सेल कहाँ पर आपका
मर जाती है, मतलब जब अगर मान लो रेड ब्लड सेल अंदर मरेगी तो किसी एक एरिया में डिपॉजिट किया जाएगा ना उसको, तो उसको बोलते हैं स्प्लीन यानी प्लीहा। प्लीहा को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी की कब्रगाह, जहाँ पर आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है। अब आरबीसी देखो नाम याद रखना, आरबीसी क्यों कहते हैं इसको, रेड ब्लड सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। बहुत बार पूछा गया हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है किसमें, आरबीसी में, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल होता है, ब्लड हमारा रेड कलर का होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन कैरी करता है ना ब्लड, मैंने ऊपर बोला था कि ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, तो ऑक्सीजन कैरी करने का काम भी किसी का होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल का वो पार्ट है जो ऑक्सीजन के संग मिक्स हो जाता है और ऑक्सीजन कैरी करता है। अच्छा, यहीं पर ही मैं एक और पॉइंट को यहाँ पर जो है बताना चाहूँगा कि हीमोग्लोबिन तो हमने बता दिया है कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के संग ये मिल जाता है। लेकिन कभी कभार आपसे अक्सर कहा जाता है ना कि बंद कमरे में कभी भी जो अंगीठी जला करके आपको नहीं सोना है। अंगीठी क्या होता है, देखो जो अंगीठी में जो गैस निकलती है कोल से, वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में यानी कि हीमोग्लोबिन में, एचबी से दिखाते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में बहुत तेज़ी से आपका जुड़ जाती है, और एक बार जुड़ गई तो वो उसमें से दोबारा निकल नहीं पाती है। तो इस वजह से क्या होगा, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, और सांस लेने में दिक्कत होगी तो दम घुट करके डेथ भी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि बंद कमरा करके अंगीठी नहीं जलानी चाहिए। अगर खुला कमरा होगा तो नॉर्मल ऑक्सीजन भी आती रहेगी ना, लेकिन बंद कमरा है तो ऑक्सीजन की सप्लाई की लिमिटेड हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो आपका सफोकेशन से, दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। अगर हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो गई, आयरन की कमी शरीर में होती है तो उससे खून कम होता है, और खून कम होने से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। बहुत बार पूछा गया कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। जब आप बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा पूछा गया, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए इसीलिए मैंने पॉइंट वाइज इसको लिखा रखा है। अधिक ऊंचाई पर जब आप पहाड़ों पर जाते हो तो आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका नंबर बढ़ जाता है, उसका नंबर कम हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, या कुछ भी परिवर्तन होता है। इस तरह से जो भी पॉइंट बनाएगा, ठीक है। तो हाई एल्टीट्यूड में आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जितनी आप ऊंचाई पर जाते हैं ना तो वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाती है। अब हमारे शरीर को तो ऑक्सीजन चाहिए ना, ऑक्सीजन लेके कौन आ रहे हैं, रेड ब्लड सेल लेके आ रहे हैं ना। अब एक रेड ब्लड सेल कुछ ऑक्सीजन लेके आ रहा है, दूसरा कुछ लेके आ रहा है, लेकिन आपको तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ऊंचाई में। पहाड़ों में जाने पर हमको थकाई लगती है ना, क्यों, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और पहाड़ों में ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की अमाउंट कम होते जाती है, मात्रा कम होते जाती है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिले इसलिए नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ जाते हैं। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि जैसे एक नॉर्मल जगह पर आप खड़े हैं, आपके पास 5 लेबर हैं, 5 लेबर आपका सामान, आपके पास जितना भी सामान रखा वो उठा के एक जगह पर रख दे रहे हैं। लेकिन आप ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर आपको ज़्यादा सामान की ज़रूरत है, तो वो 5 लेबर तो उतना सामान नहीं उठा पाएंगे ना उसी टाइम पर, तो आपको नंबर ऑफ़ लेबर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पर भी है कि ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है जब आप ऊंचाई पर जाते हैं, तो ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड को मतलब उसको जो है कंपेंसेट करने के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ़ आरबीसी आपको चाहिए होगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। दूसरा इसका पार्ट है वो है WBC, जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, और इसका साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट। ऊपर वाले का था एरिथ्रोसाइट्स और इसका है ल्यूकोसाइट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रेंज होती है 4000 से 10,000 पर mm³। इतना समझ में आ गया होगा। लाइफ स्पेन इसका जीवन काल होता है 2 से 5 दिन, 2 से 5 दिन में ये आपका खत्म हो जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सोल्जर ऑफ बॉडी। आरबीसी को WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाओं को बोला जाता है सोल्जर ऑफ बॉडी। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सोल्जर ऑफ बॉडी किसे कहते हैं। अब WBC नहीं देगा ऑप्शन में देगा, ठीक, एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट। तो आपको ध्यान रखना है कि WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, तो ल्यूकोसाइट को कहते हैं सोल्जर ऑफ बॉडी। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को रोगाणुओं से बचाता है, ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। सब चीज़ें ध्यान रखनी है। शरीर में जो आजकल इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है ना कोरोना वायरस के लिए, तो वो भी WBC ही आपकी बॉडी में इंक्रीज करेगा इम्यून सिस्टम को, ठीक है। अब ये 5 टाइप के होते हैं WBC। इसके 5 टाइप हैं। सबसे पहला टाइप है मोनोसाइट्स।
मोनोसाइट्स, यहाँ हिंदी में भी सेम नेम है, ठीक है इनका। तो मोनोसाइट सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी, मतलब डब्ल्यूबीसी का जो साइज़ होगा उनमें सबसे बड़ा साइज़, लार्जेस्ट जो है वो मोनोसाइट्स है। और इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। बहुत आसान है, फैगोसाइटोसिस। फैगो का मतलब होता है बैक्टीरिया, साइटोसिस का मतलब निगलने वाला। तो इसका काम क्या होता है, ये बैक्टीरिया को निगल लेता है। बैक्टीरिया मतलब क्या होगा, जो हार्मफुल हैं आपकी बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए हार्मफुल है, उनको निगल लेगा और शरीर को बचा लेगा, ठीक है, मतलब रोगाणुओं से बचाएगा। तो ये काम करता है ये। दूसरा है लिम्फोसाइट, सबसे इंपॉर्टेंट है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ये मेन सोल्जर है, इसको मेन सैनिक कहा जाता है। किसका, हमारी बॉडी का। और डब्ल्यूबीसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लिम्फोसाइट। जो इम्यून पावर मैंने कहा ना भी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ती है, प्रतिरक्षा शक्ति जो बढ़ती है, वो लिम्फोसाइट से बढ़ती है। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, जैसे ही कभी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में टेम्परेचर में चेंज आता है तो उनको कफ, कोल्ड, फीवर आने लग जाता है। मतलब इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है। बहुत से लोगों को इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठंडा पानी भी पी रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, बाहर भी घूम ले रहे हैं, फिर भी इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि इम्यून सिस्टम अच्छा है। अब यहाँ पर एक जो है क्वेश्चन देखो याद रखना है, HIV एड्स जब डिजीज़ होती है ना, तो एड्स डिजीज़ में सबसे ज़्यादा जो आपका इफेक्ट होती है वो लिम्फोसाइट्स होती हैं। एड्स डिजीज़ में सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है डब्ल्यूबीसी का, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का नंबर बहुत कम हो जाता है। और लिम्फोसाइट के अंदर भी एक पार्ट, कौन सा, लिम्फोसाइट के अंदर भी एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम टी सेल। टी सेल इफेक्ट होता है किसमें, एड्स डिजीज़ में। जब HIV वायरस जब इफेक्ट करता है तो बॉडी में जब अटैक करता है तो वो टी सेल को डिस्ट्रॉय करता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि HIV एड्स में कौन सा पार्ट आपका जो इफेक्ट होता है। अगर लिम्फोसाइट दिया तो लिम्फोसाइट, टी सेल दिया है तो टी सेल, ठीक है, क्लियर। तीसरा पार्ट है इओजिनोफिल। इओजिनोफिल ये भी ब्लड, ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। जो जितनी एलर्जिक रिएक्शन होती है ना हमें, जो अलग अलग एलर्जियाँ हो जो होते रहती हैं, कभी दाने निकल जाते हैं, कभी किसी चीज़ को देख करके आपको खुजली लगती है, जो भी एलर्जिक रिएक्शन है उनसे बचाता है ये, तो इओजिनोफिल। बेसोफिल ये क्या करता है, ये करता है एक वो हिपेरिन को प्रोड्यूस करता है। और हिपेरिन क्या होता है, एक एंटीकोगुलेंट, प्रतिस्कंदन। आप समझाता हूँ क्या होता है, ठीक। हिपेरिन एक तरह का केमिकल सब्सटेंस या मेडिसिन, दवाई, कुछ भी कह सकते हो, जो कि रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है या उसके लिए ज़रूरी जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करता है या स्टार्ट करता है। ये काम है बेसोफिल का, ठीक है। प्रोड्यूस, हिपेरिन को प्रोड्यूस करता है जो एंटीकोगुलेंट है, प्रतिस्कंदन है। अगला पार्ट है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का काम क्या, कोई भी बॉडी का अगर पार्ट इंजर्ड हो जाता है तो इंजर्ड पार्ट को रिकवर करना और जर्म्स को डिस्ट्रॉय करना। जर्म्स बॉडी में आ जाए उनको जो है मतलब उनको ख़त्म करने का काम, और इंजर्ड पार्ट को रिकवर करने का काम न्यूट्रोफिल का है। इसमें एक क्वेश्चन आता है बहुत बार, ल्यूकेमिया क्या होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ल्यूकेमिया क्या है। हिंदी में भी ल्यूकेमिया ही कहते हैं, ठीक है इनको। ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर है। क्या है, ब्लड कैंसर है, जो कि जब आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये डिजीज़ हो जाती है। अभी जैसे डब्ल्यूबीसी का नंबर मैंने बताया ना 4000 से 10,000 होता है, नॉर्मल रेंज है। अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर एकदम से 1 लाख से ऊपर पहुंच जाए तो इसको ब्लड कैंसर कहते हैं, या ब्लड कैंसर की सिचुएशन होती है, इसको ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। तीसरा पार्ट ब्लड का जो कि आपने बहुत बार सुना होगा, प्लेटलेट्स। प्लेट कहते हैं जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में, हमारे यहाँ प्लेटें कम हो गई हैं, थाली प्लेटें नहीं है कोई, वो प्लेटलेट्स कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया। इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। इनकी रेंज होती है 1.5 से 4 लाख, 1.5 से 4 लाख पर mm³ इनकी रेंज होती है। इतनी रेंज के बीच में आपका प्लेटलेट्स है तो मतलब ठीक है। लाइफ स्पेन 7 से 10 दिन होता है, 7 से 10 दिन के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनका काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, मतलब खून का थक्का जमाना। जैसे कभी आपको चोट लगती है तो खून निकलता है, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखते हो वो जिस जगह से खून निकलता है वहाँ पर एक ब्राउन सी या एक अलग सी लेयर आपका चढ़ जाती है ऊपर, वही ब्लड क्लॉटिंग है। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर मैं सॉरी कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, मैं उनको यहाँ पर बताता हूँ। क्लॉटिंग प्रोटीन तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया आपका, फाइब्रिनोजेन हो गया, और वो एल्ब्यूमिन हो गया, मतलब सॉरी अगर बताएंगे तो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये आपके हो गए। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन पहले लिखाए थे मैंने, प्रोटीन है जो कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। बहुत बार पूछा था ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाले सब्सटेंस यानी कि तत्व का नाम क्या है, तो कैल्शियम, Ca बोलते हैं कैल्शियम। और विटामिन बोलेंगे तो के, विटामिन के, ये आगे आएगा विटामिन के बारे में, जिसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। क्लियर हो गया, फाइलोक्विनोन। अच्छा एक पॉइंट रह गया था, इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ब्लड कहाँ बनता है, रक्त कहाँ बनता है, बोन मैरो में। बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में, जो होल सा एक रहेगा, कैविटीज़ रहती हैं बोन्स में, वहाँ पर बनता है।
अस्थि मज्जा बनता है। अब अस्थि मज्जा कहाँ बनती हैं या इनको कौन बनाता है? अस्थि मज्जा को स्टेम सेल बनाता है, स्टेम कोशिकाएं बनाती हैं अस्थि मज्जा को। ये मैंने सिर्फ पॉइंट के लिए लिखा दिया, एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में। बोन मैरो कहाँ बनता है? स्टेम सेल में। बोन मैरो कौन बनाता है? स्टेम सेल। और ब्लड बनता है बोन मैरो में। क्लियर हो गया? तो ये था ब्लड से रिलेटेड, थोड़ा बड़ा टॉपिक था इसलिए मैंने अलग से लिया। अभी जो कनेक्टिव टिश्यू के और भी पार्ट बचे हैं, बोन, लिगामेंट हो गया, बोन के अंदर आएगा लिगामेंट, कार्टिलेज, तो ये सब चीज़ें अभी रहेंगी इसमें आपका, ठीक है। टेंडन, ये सब टिश्यू हैं जो कनेक्टिव हैं, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ब्लड लेकर के आए थे। आई होप टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।